इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो बहुत ही आसान है। उसमें मोस्टली सम और डिफरेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 को छोड़कर एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल के जरिए और कमेंट्स में उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें जिस पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए वो पॉइंट है एस्टिमेशन या आकलन। सिर्फ यही पॉइंट हमें इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पढ़ना होगा। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये एस्टिमेशन या आकलन होता क्या है। तो सीधी सी बात है, एस्टिमेशन अंदाजे या गेस को कहते हैं। तो जब हम कुछ नंबर्स का अंदाजा लगा रहे होते हैं तब हम नंबर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अब हम ये अंदाजा कब लगाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब किसी घर में शादी ब्याह होता है तो शादी से पहले ही खर्च होने वाले पैसों का अंदाजा लगा लिया जाता है कि शादी में कितना खर्च होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अब ये जो अंदाज़ा होता है मोस्टली खर्च होने वाले रुपयों से ज़्यादा ही होता है और जब शादी के फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तब खर्च होने वाली एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल जाता है। इसी तरह किसी कंट्री की पॉपुलेशन को भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट में लिखा जाता है, मतलब वो भी हमारा एक सटीक अनुमान या सटीक संख्या नहीं होती है, पर हाँ वो नंबर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बिल्कुल करीब होते हैं। और जब हम एस्टिमेशन करते हैं तब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारे ऑपरेशन है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन सब को करने के लिए हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्टिमेशन के लिए नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये राउंड ऑफ क्या होता है। तो राउंड ऑफ का सीधा मतलब होता है कि अंकों को यानी डिजिट्स को ज़ीरो में बदलकर सिंपल तरीके से लिखना। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम केवल टेंस यानी दहाई, हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, थाउजेंड्स यानी कि हज़ार और लैक्स यानी कि लाख और क्रोर्स यानी कि करोड़ डिजिट को ही राउंड ऑफ कर सकते हैं या करते हैं। और इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने के लिए टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन प्लेस वैल्यू को ही राउंड ऑफ किया जाता है। अगर आप प्लेस वैल्यू, डिजिट्स ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू के बारे में जानना है तो उसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब प्लेस वैल्यू के बाद जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए वो चीज़ है ये नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन को आपको अपने दिमाग में बसा लेना है, जिसमें 0 से 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इस नंबर लाइन में हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर 0 के ज़्यादा करीब हैं, यानी कौन से नंबर की डिस्टेंस जो है वो 0 से कम दूरी पर है और कौन से 10 से कम दूरी पर, यानी कौन कौन से 0 से ज़्यादा करीब हैं और कौन कौन से 10 से ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 0 के ज़्यादा करीब है और 6, 7, 8 और 9 10 के ज़्यादा करीब है। अब रही बात 5 की, तो 5 दोनों से सेम डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर है, लेकिन फिर भी इसको 10 के करीब माना जाता है। अब ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है 99। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो हम सबसे बड़े प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेस 10 है, यानी दहाई का नंबर है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जिस प्लेस को हम राउंड ऑफ करते हैं उसके जस्ट राइट साइड की फर्स्ट डिजिट को हम उठा लेते हैं। और ये बात मैं आपसे फिर से कहूंगा कि राइट साइड के
के फर्स्ट डिजिट को ही उठाना है, क्योंकि जब हम 100, 1000 प्लेस या और बाकी के प्लेसेस को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में बहुत सारी डिजिट होंगी, तब भी हम सिर्फ राइट की फर्स्ट डिजिट को लेंगे और बाकी की बची हुई डिजिट्स को हटाकर उनके प्लेस पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें राइट साइड में फर्स्ट डिजिट 9 है। अब हम वो नंबर लाइन याद करेंगे और देखेंगे कि ये 10 से ज़्यादा करीब या 0 के, तो सीधी सी बात है ये 10 के ज़्यादा करीब है। अब हम 10 को उठा लेंगे और 10 का 0 9 के प्लेस पर लिख देंगे और 10 के 1 को 10th प्लेस वाली डिजिट में ऐड कर देंगे। तो अब हमने 99 को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ कर दिया है और हमारे पास आया है 100। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 453। इसकी थर्ड डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ जो थर्ड डिजिट है 100 प्लेस है और उसके राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर हम लेंगे जो कि 5 है और फिर से वही नंबर लाइन याद करेंगे और देखेंगे कि 5 किस नंबर के ज़्यादा करीब है, 0 के या 10 के। लेकिन जो हमारा 5 है वो तो दोनों के बराबर दूरी पर है, लेकिन हम उसको 10 के ज़्यादा करीब मानेंगे और 10 ले लेंगे, यानी 10 को उठा लेंगे। अब हम 5 के प्लेस पर 10 का 0 लिखेंगे और 10 का 1 4 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 500 और इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिए हैं जिनको देखकर आप राउंड ऑफ करना आसानी से सीख जाएंगे। अब आइए हम अपनी एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 है और यहाँ पर हमें इन दो नंबर्स को ऐड करके एस्टिमेट करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि नंबर्स को कौन से प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन करना है। तो देखिए मोस्टली क्वेश्चन में बताया होता है कि कौन से प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन करना है, लेकिन जब क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन करना है तब हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं। अब जनरल रूल कहता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मतलब अब आप पर डिपेंड है कि किस प्लेस पर नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो आप किसी भी प्लेस वैल्यू पर नंबर को राउंड ऑफ कर दीजिए और उसको एस्टिमेट कर दीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एस्टिमेट वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में बहुत फर्क ना हो, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, और ऐड करने के लिए हम बड़े नंबर को पहले राउंड ऑफ करेंगे फिर छोटे नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ करना मेरे ऊपर डिपेंड है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करूं, क्योंकि इसमें जनरल रूल अप्लाई होगा। तो जब ये मेरे ऊपर डिपेंड है तो मैं नंबर्स को उनकी ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करूंगा। अब बात आती है कि अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू क्या है। तो सीधी सी बात है, वो प्लेस वैल्यू जो दिए हुए नंबर्स में कॉमन हो और सबसे बड़ी हो, ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर दोनों नंबर्स में वंस प्लेस है, यानी दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में वंस प्लेस है, यानी इकाई का अंक है। 10th है, 100 है, 1000 भी है, लेकिन 10,000 दोनों में नहीं है, यानी दोनों में 10,000 कॉमन नहीं है। तो कहाँ तक के हमारे पास कॉमन है? सिर्फ 1000 तक ही दोनों में कॉमन है। तो जब 1000 तक कॉमन है और 1000 सबसे बड़ा भी है तो यही 1000 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू कहलाएगा। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ करके ऐड करेंगे। जब हम 17,986 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,000 और इसी तरह 5,290 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 5,000 और दोनों का सम आएगा 23,000 जो कि ओरिजिनल सम से थोड़ा सा कम है। अगर हम इसको 100 प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते तो एस्टिमेटेड सम ओरिजिनल सम से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। तो आप अपने हिसाब से जो बेहतर लगे उस प्लेस पर नंबर्स को राउंड ऑफ कर लीजिए और एस्टिमेट कर लीजिए। आइए अब एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है।
और इसमें भी हमें ये नहीं बताया गया है कि किस प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर भी हम जनरल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर्स को इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करूंगा और इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू 100 है। तो अब हम पहले बड़े नंबर यानी 5673 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 5700 यानी 5700 और इसी तरह 436 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 और फिर दोनों का एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5300 जो कि ओरिजिनल वाले डिफरेंस से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल रूल्स की हेल्प से एस्टिमेट करना है यानी एस्टिमेशन करना है। तो जिस तरह से हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है सेम उसी तरह हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप इनको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में या ईमेल के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें एक एक क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है। पहले हमें 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेट करना है और फिर उसी क्वेश्चन को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेट करना है। तो आइए हम सेकंड के ए वाले को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं यानी 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो हम इनको लाइन से 100 प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला ही गया है कि 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले हम 4317 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4300। इसी तरह 439 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 400 और 334 को करेंगे तो आएगा 300। अब सभी नंबर्स को जोड़ देंगे मतलब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5000। अब इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं लेकिन अब हम सभी नंबर्स को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। तो बारी बारी सबको राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले 4317 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4320 और 439 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 440 और इसी तरह 334 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 330। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5090। अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे और ए वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जनरल रूल का यूज करना है तो मैं तो यहाँ पर नंबर्स को 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि जनरल रूल का यही मतलब होता है कि कोई भी प्लेस पर राउंड ऑफ कर लिया जाए। तो हम बारी बारी दोनों नंबर को 100 प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जब हम 578 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 और 161 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1,20,000। और इसी तरह मैंने बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ईमेल और कमेंट्स के जरिए से मुझे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है। अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट यहाँ पर है वो है ब्रैकेट्स या कोष्ठक। पहले हम ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे कि ब्रैकेट्स होते क्या हैं, फिर उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो ब्रैकेट्स को समझने के लिए हमें पहले ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है। तब हम सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमें पहले एडिशन करना है या पहले सब्ट्रैक्शन करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है, तब हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। मतलब ब्रैकेट्स किसी भी ऑपरेशन को एक वीआईपी पास दे देता है जिससे कि उसको पहले सॉल्व किया जाता है। यानी जिस नंबर को उन ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा उस नंबर पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे होंगे वो ऑपरेशन हमें पहले करना होगा। तो लगभग आपको बात समझ में आ गई होगी। और ब्रैकेट्स के बारे में और जानकारी हम बॉड मास वाले वीडियो में लेंगे जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम उसी वीडियो में समझेंगे। तो अब थोड़ा सा ब्रैकेट्स के टाइप के बारे में
पढ़ लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट्स 4 टाइप के होते हैं। पहला विनकुलम या बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, जिसको हिंदी में रेखीय कोष्ठक कहते हैं। और ये ब्रैकेट अगर कहीं लगा है तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, जिसको हिंदी में छोटा कोष्ठक कहते हैं। और इस ब्रैकेट को, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सॉल्व किया जाता है। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब तीसरा है ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, जिसको हिंदी में मंझला कोष्ठक कहते हैं। और इसको राउंड ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सॉल्व किया जाता है। अगर राउंड या लाइन ब्रैकेट नहीं है तब हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आखिरी है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हिंदी में बड़ा कोष्ठक कहते हैं। और इस कोष्ठक को सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। अब ये ब्रैकेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बोर्ड मास के अंदर आते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या दे दूंगा। अब हमारे पास चैप्टर का लास्ट पॉइंट है रोमन नंबर। तो आइए हम रोमन नंबर्स को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोमन नंबर्स आखिर है क्या। तो रोमन नंबर्स भी एक तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे आजकल जो नंबर्स मोस्टली हम यूज करते हैं वो इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम है, क्योंकि इनकी शुरुआत भारत और अरब के लोगों ने की, इसलिए इनको इंडो अरेबियन सिस्टम कहते हैं। उसी तरह रोमन नंबर्स को रोम के लोगों ने शुरू किया, इसलिए इनको रोमन नंबर कहते हैं। आज के टाइम में रोमन नंबर बहुत कम यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो रोमन नंबर्स को लिखने और पढ़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 7 डिजिट्स होती हैं। और डिजिट्स तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से लेटर्स या अक्षर होते हैं उसी तरह मैथ में डिजिट्स होते हैं। और रोमन नंबर में इंग्लिश लेटर्स को डिजिट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी डिजिट्स की तरह इंग्लिश के लेटर्स को यूज किया जाता है, जो है IVXLCDM। और ये जो लेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये अपनी वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखे गए हैं। जो लेटर सबसे आगे लिखा है उसकी वैल्यू सबसे कम है, और जो लेटर सबसे लास्ट में लिखा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब इनको अच्छे से समझने के लिए मैंने इन लेटर्स को 2 ग्रुप में बांट दिया है और साथ ही साथ उनकी वैल्यू भी सामने लिख दी है। और इन दोनों ग्रुप को आपको ऐसे ही याद रखना है और शायद हो सकता है आपको ये ग्रुप अच्छे से याद हो भी जाए। तो पहले ग्रुप में हमारे पास है IXCM, और जिसमें I की वैल्यू 1 दे रखी है, X की 10 दे रखी है, C की 100 और M की 1000। और अगर आप इसी तरह से याद कर लेते हैं, यानी जिस लाइन से मैंने यहाँ पर लिख रखा है अगर आप इसी तरह से याद कर लेते हैं तो इनकी वैल्यू भी आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स में 1-1 0 बढ़ता गया है। अब इसको इसी लाइन से याद करने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो क्या है, IMXCM। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपको समझ में भी आ रहा है और आप ये सेंटेंस याद भी रख सकते हैं। तो अब अगर इस सेंटेंस में से M हटा दें तो हमारे पास हमारे सारे डिजिट्स लाइन से मिल जाएंगे। तो आइए अब हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला ग्रुप था उसी तरह हमारा दूसरा ग्रुप भी होगा। पहले ग्रुप में 1 के आगे 0 बढ़ रहे थे, तो दूसरे ग्रुप में 5 के आगे 0 बढ़ेंगे। और दूसरे ग्रुप के लेटर्स हैं V, L और D, और इनकी वैल्यू भी उनके सामने मैंने लिख रखी है। V की वैल्यू 5 है, L की 50 है और D की 500 है। अब ये जो दूसरे ग्रुप के जो लेटर्स हैं इनको याद रखने के लिए हमें कोई सेंटेंस की मेरे ख्याल से कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं और इन तीनों को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बस हम इन तीनों को लाइन से ऐसे ही याद कर लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप अपने आप से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पर है सेंटेंस बनाने की वो ये है कि आपको ये लेटर्स याद रहें, वो भी इसी लाइन से, ताकि आप इनकी वैल्यू अच्छे से याद रख सकें। तो अब ये जो हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं इन्हीं दोनों ग्रुप्स की हेल्प से हम नंबर्स बनाएंगे या लिखेंगे, और उन नंबर्स को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स भी मालूम होने बहुत ज़रूरी है। तो पहला रूल हमारे पास क्या है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट्स अकर्स। मतलब कि अगर कोई सिंबल बार बार आता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही बार जोड़ी जाएगी। मतलब जैसे I है या X है या C है या M है, इनमें से कोई भी लेटर बार बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए X 3 टाइम लिखा है तो X की वैल्यू 3 टाइम ऐड की जाएगी तो वो बन जाएगा 30। ठीक है, तो दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है,
a symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D are never repeated. मतलब कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, लेकिन जो हमारा 5 वाला ग्रुप है मतलब V, L और D को कभी भी रिपीट नहीं करना है। मतलब जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने जो रूल देखा उसमें क्या था कि जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, लेकिन आगे इसने रोक लगा दी है कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। अब आगे तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या है? इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। मतलब कि अगर कोई कम वैल्यू वाला सिंबल किसी ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखा है तो कम वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू में जोड़ देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं रोमन नंबर की, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x और c। तो अगर कम वैल्यू x जो है कम वैल्यू है और वो C के राइट साइड में लिखा है तो क्या होगा? C में x की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी C की 100 है और x की 10 है तो ये बन जाएगा 110। तो बात समझ में आ गई होगी। अब चौथा रूल क्या है? इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। मतलब कि अगर कोई कम वैल्यू वाला सिंबल ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में लिखा है तो कम वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू में से घटा दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में पढ़ा कि कम वैल्यू वाला सिंबल अगर ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखा है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसी तरह लेफ्ट में लिखा होगा तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हम इन्हीं दोनों लेटर्स को लेते हैं, यानी इन्हीं दोनों डिजिट्स को लेते हैं C और X को, तो जब X हमारा C के लेफ्ट साइड में लिखा होगा तो X की जो वैल्यू है यानी 10 C में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो यानी 90 हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे XC। अब हमारे पास लास्ट रूल है, जो आखिरी रूल है वो क्या है? द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू और V, L, D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मतलब ये बताया गया है कि V, L और D यानी दूसरे ग्रुप के डिजिट्स को कभी भी उससे बड़ी वाली वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखना है। हम कह सकते हैं कि V, L और D को कभी भी घटाना नहीं है। मतलब सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो हमारा V, L और D है उससे बड़ी कोई वैल्यू है, यानी V से बड़ी कोई वैल्यू है तो हम उस बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में V को नहीं लिखेंगे। जैसे V से बड़ी वैल्यू है 10 यानी कि X, अब हम X के लेफ्ट साइड में कभी भी V को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके L जो है L C के कभी भी लेफ्ट में नहीं होगा, X के लेफ्ट में हो सकता है लेकिन C के लेफ्ट में नहीं होगा। इसी तरीके से L M के लेफ्ट में नहीं हो सकता है, I के लेफ्ट में हो सकता है। यानी L जो होगा या D जो होगा और जो V होगा ये कभी भी किसी भी नंबर के लेफ्ट में यानी अपने से बड़ी वैल्यू वाले डिजिट के लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे। अब इन रूल्स को आप जैसे तैसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए रोमन नंबर लिखना और पढ़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 से 100 तक रोमन नंबर्स लिखकर प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमें रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 लिख, और 1 के लिए आई सिंबल है, फिर 2 के लिए हम आई को रिपीट कर देते हैं क्योंकि आई को रिपीट कर सकते हैं। अब 3 के लिए हम I को 3 टाइम्स लिखते हैं। अब बारी आती है 4 की, और हम जानते हैं कि किसी लेटर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने दूसरे ग्रुप के लेटर V लेंगे जिसकी वैल्यू 5 है। तो अगर हम V के लेफ्ट साइड में I लिख दे तो वो 4 बन जाएगा, क्योंकि जब किसी ज़्यादा वैल्यू वाले नंबर के लेफ्ट साइड में कम वैल्यू वाला लेटर या डिजिट लिखी जाती है या लिखा जाता है तो कम वैल्यू वाला ज़्यादा वैल्यू वाले में से सब्ट्रैक्ट
कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमारे पास 4 मिल जाएगा। अब 5 लिखने के लिए हम डायरेक्ट v लिख देंगे और 6 के लिए हम v के राइट साइड में i लिख देंगे, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि किसी भी बड़ी वैल्यू वाले लेटर्स के राइट साइड में लिखे गए लेटर की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, लेकिन राइट साइड में जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा। अगर बड़ी है तो वो जुड़ेगा नहीं। अब बारी 7 की आती है, तो अगर हम 5 में 2 ऐड कर दे तो हमें 7 मिल जाएगा, और ऐड करने के लिए हमें v के राइट में 2 बार i लिखना होगा। अब बारी आती है 8 की, और 8 भी बिल्कुल 7 की तरह लिखा जाएगा, बस इसमें i को 3 बार लिखना है। अब बारी आती है 9 की, और 9 लिखने के लिए हम 4 वाला तरीका अपनाएंगे, क्योंकि हम 5 के राइट साइड में 4 टाइम i नहीं लिख सकते हैं। अब हम अपने पहले ग्रुप का एक और लेटर लेंगे x, और उसकी वैल्यू 10 है। अब अगर हम 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में लिखा जाता है, तो इस तरह से हमें 9 भी मिल गया। अब 10 के लिए सिंपल सा हम x लिख देंगे। अब आगे के 11 से 20 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से 10 तक के सारे वही रोमन नंबर लिख लेंगे जो अभी हमने लिखा है, और फिर उनके लेफ्ट साइड में x x x सब में x लगा देंगे। अब देखिए हमने लेफ्ट में x बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि x की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि x जो है बड़ी वैल्यू है, जब लेफ्ट में छोटी वैल्यू होती है वही घटती है, तो यहाँ पर घटेगी नहीं। x बड़ी वैल्यू है और i जो है x के राइट साइड में है, तो i की वैल्यू यानी जो बाकी के जो नंबर लिखे हैं x के राइट वाले, वो सारी वैल्यू x में ऐड हो जाएगी। तो इससे हमें 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे नंबर हमें 20 तक मिल जाएंगे। फिर इसी तरह हमें 20 से 30 तक के सारे नंबर लिखना है, और उसको लिखने के लिए भी हम वही काम करेंगे, हम 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर्स लिख लेंगे। अब इसमें हम 20 यानी XX सबके लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और देखिए फिर से मैं यही कहूँगा, जो हमने लेफ्ट में लिखा है वो वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू लिखी है, और बड़ी वैल्यू जब लेफ्ट में होती है तो उस बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। अब आगे 31 से 40 तक के, तो हम 40 तक नहीं 39 तक लेंगे, और 40 हम क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम 31 से 39 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उठा लेंगे और उनको लिख लेंगे। फिर उनके लेफ्ट साइड में XXX यानी 3 टाइम x लिख देंगे सबके लेफ्ट में, जिसकी वैल्यू 30 होती है, और ये 30 में सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 31, 32, 33, 39 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 40 के लिए x में XXX क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है कि किसी भी सिंबल को या किसी भी डिजिट को 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पे 10 लिख करके उसमें 3x और मिला देते वो 4 टाइम x हो जाता, तो जब 4 टाइम हो जाएगा तो ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि रूल्स हमारा कुछ और बात कह रहा है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम अपना एक और लेटर का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे दूसरे वाले ग्रुप का लेटर है L, और L की वैल्यू हमारे पास है 50। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 40 मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, L के लेफ्ट साइड में x लिख देंगे, और जब बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू होती है तो छोटी वैल्यू बड़ी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम L में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 40 निकाल लिया है। अब फिर से आगे हम 41 से 49 तक के नंबर लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक लिख लेंगे, और उनके लेफ्ट में XL लिख देंगे सबके, जो कि XL होता है 40। तो 40 में सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे 40 में 1 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 41, 42, 43, 49 तक आ जाएगा। और इसमें फिर से हमने 50 को नहीं मिलाया है, क्योंकि 50 के लिए हमारे पास ऑलरेडी लेटर है L, तो हम डायरेक्ट 50 के लिए L लिख देंगे। अब 51 से 60 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही पुराने सारे 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स लिख लेंगे, और फिर उनके लेफ्ट साइड में L लिख देंगे। तो L यानी कि 50 जब सबके लेफ्ट में लिखेंगे तो बड़ी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 51 से 60 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह 61 से 70 तक के नंबर लिखने के लिए हम 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर लिख लेंगे, और उसमें 60 ऐड कर देंगे, यानी LX को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 61, 62, 63
सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके 71 से 80 तक के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक के सारे नंबर लिख लेंगे और उसमें 70 ऐड कर देंगे, यानी LXX ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप राइट साइड में लिख दें, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पर मैं नंबर को क्या बोलते हैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप रूल्स का ज़रूर ध्यान रखें। फिर आगे 81 से लेकर के 89 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 90 को नहीं लूँगा। अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मैंने 90 क्यों नहीं लिया है। तो हम यहाँ पे 81 से 89 तक के नंबर लिखने के लिए 1 से 9 तक के सारे नंबर लिखेंगे और उनके लेफ्ट में 80 लिख देंगे, यानी LXXX लिख देंगे, जिससे कि सारे नंबर जब मिल जाएंगे तो हमारे पास 81 से 89 तक के नंबर आ जाएंगे। अब 90 हमने क्यों नहीं लिखा, तो सीधी सी बात है, अगर हम 90 में 10 लिख देते यानी कि x हमारे पास पहले से ही मौजूद होता और फिर हम उसके बाद LXXX फिर से लिख देते तो लाइन से हमारे पास 4 बार x आ जाते। और जबकि रूल्स में क्या बताया गया है कि एक साथ किसी भी नंबर को 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी x को हम 4 टाइम एक नंबर में लिख सकते हैं लेकिन लगातार 4 टाइम ना आए। जैसे ऊपर 89 में x 4 टाइम आया है लेकिन लगातार x नहीं आया, बीच में i आ गया है, तो मतलब ऊपर वाला सही है। नीचे वाले में अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाता LXXXX यानी 4 टाइम x हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है। जबकि हमें x लगातार 3 बार से ज़्यादा, यानी कोई भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है। और V, L और D को तो रिपीट करना ही नहीं ना, उसको तो हम याद रखें ये चीज़। अब आगे 91 से 99 तक के नंबर लिखने के लिए हम फिर से 1 से 9 तक के सारे रोमन नंबर लिख लेंगे और उनके लेफ्ट में 90 लिख देंगे, यानी XC लिख देंगे। तो इससे हमें 91 से 99 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। और 100 के लिए हमारे पास नंबर है C, तो हम 100 के प्लेस पर लिख देंगे C। अब हमने 1 से लेकर के 100 तक के सारे रोमन नंबर लिख लिया है। अब अगर आप ये सारे नंबर्स अच्छे से समझ लेते हैं और रूल्स को भी याद कर लेते हैं तो आप किसी भी बड़े से बड़े रोमन नंबर को लिख सकते हैं। वैसे रोमन नंबर को लिखना और याद करना बहुत कठिन होता है और इसकी हेल्प से बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिखे जा सकते। यही वजह है कि इन रोमन नंबर्स को बहुत कम यूज़ किया जाता है। मतलब कि आज के जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उनमें बहुत बड़ी वैल्यू को हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब बड़ी वैल्यू को रोमन नंबर में लिखना होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। और रोमन नंबर में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, यानी कि आपको दिख ही रहा है कि हमारे पास 1000 तक की सबसे बड़ी डिजिट है। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4000 या 5000 ही लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। तो इतनी सारी कमियां होने की वजह से रोमन नंबर्स को छोड़ दिया गया था और ये जो आज हम लोग नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ये जो हमारा जो आज का नंबर सिस्टम है, अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो एक्सरसाइज 1.1 ज़रूर देखें, उसमें हमने सारे नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। अगर उसमें नहीं बताया होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और इस चैनल पर मैं मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये फ्री की नॉलेज पहुँचती रहे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई सजेशन है तो उनको कमेंट बॉक्स में राइट करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।